शहराम और फरियाल के निकाह की रस्म अभी ख़त्म हुई थी कि घर में मुबारकों का शोर था। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। शहराम की मां निशात बेगम बदहवासी की हालत में अंदर दाखिल हुई। इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उनके हाथ कांप रहे थे। शहराम ने अपनी मां को ऐसी हालत में देखा तो एकदम परेशान हो गया और उठकर खड़ा हो गया और पूछा कि मम्मा क्या हुआ है, अब इस तरह हाँफ क्यों रही हैं। निशात बेगम ने शहराम के कंधों पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, शहराम बहुत बुरी खबर है, जीनिया का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। शहराम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो हक्का बक्का रह गया और चीख कर पूछा कि क्या क्या कह रही हैं आप, जीनिया ठीक तो है ना, अब उसे कहाँ लेकर गए हैं। निशात बेगम ने सिसकियाँ लेते हुए कहा कि बेटा वो एक्सीडेंट इतना बुरा था कि जीनिया अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई है, अब जीनिया इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही शहराम के होश उड़ गए। इसका जिस्म जैसे जान ही ना हो। वो सोफे पर वहीं ढेर हो गया और उसकी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकला, जीनिया। शहराम वहीं बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा और सारे पुराने दिन उसको याद आने लगे कि जिस तरह जीनिया से वो मोहब्बत करता था। और फरियाल ने आगे बढ़कर शहराम का हाथ थामा और उसे हौसला दिया। फरियाल ने कहा, शहराम खुद को संभालें, इस वक्त जीनिया की माँ को आपकी ज़रूरत है, हमें वहाँ जाना होगा। शहराम, फरियाल और निशात बेगम फ़ौरन सीरत बेगम के घर पहुँची जहाँ कहराम मचा हुआ था और हर तरफ रोने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही शहराम घर के अंदर दाखिल हुआ, सीरत बेगम किसी भूखी शेरनी की तरह इसकी तरफ लपकी और उन्होंने शहराम को गिरबान से पकड़ लिया। सीरत बेगम ने चीख कर कहा कि शहराम तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो, निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी वजह से मेरी जवान बेटी आज मनो मिट्टी के नीचे जाकर सो गई है। रोते हुए शहराम को झिंझोड़ा और कहा कि तुम इसे तलाक ना देते तो इस वक्त जलील ना करते तो वो कभी इतनी तेज गाड़ी ना चलाती और आज मेरी बेटी जिंदा मेरे सामने होती। शहराम खामोशी से अपनी सास की ये तजलील सहता रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, मगर इस वक्त जरार आगे बढ़ा और अपनी माँ का हाथ शहराम के गिरेबान से हटाया। जरार ने तल्ख लहजे में कहा कि उसने कहा कि मामा बस कर दें, किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। सच तो यह है कि जीनिया के साथ जो कुछ हुआ वो उसका अपना किया धरा था। जरार ने कहा, यह मगाफाते अमल है मामा, जीनिया ने दूसरों के घर उजाड़े, दूसरों की जिंदगियों के साथ खेला, कुदरत ने आज इसको सजा दे दी उसके किए की। सीरत बेगम हैरत से अपने बेटे का मुंह तकने लगी, मगर जरार अब रुकने वाला नहीं था। उसने एक और अपनी माँ सीरत बेगम के सर पर बम फोड़ दिया। जरार ने कहा कि मामा आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगा, मैं महक को लेकर ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। सीरत बेगम वहीं ज़मीन पर बैठ गई और अपना सर पटकने लगी और चिल्लाने लगी, जरार तुम मुझे माफ़ करो, मुझे मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी बेटी भी चली गई है, अगर तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी। मगर जरार ने महक का हाथ पकड़ा और अपनी माँ की चीखों की परवाह किए बिना वहाँ से निकल गया। इसे एहसास हो गया था कि इस घर की फ़िज़ा जहरीली हो चुकी है जो इसके लिए सही नहीं है। जीनिया को दफना कर आने के बाद सीरत बेगम बिल्कुल अकेली रह गई थी। इस महल नुमा घर की दीवारें उसको काटने को दौड़ रही थीं। इनका गरूर, इनकी दौलत, इनकी चालाकियाँ किसी काम नहीं आई थी। वो रह रहकर फरियाल और महक के आंसू याद आ रहे थे और जो इनकी वजह से गिरे थे। सीरत बेगम रोज़ाना अब जीनिया की कब्र पर जाती हैं, वहाँ बैठ कर घंटों रोती थीं। उन्हें अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगा था। एक दिन उन्होंने हिम्मत जमा की और सीधी फरियाल की माँ समन बेगम के घर पहुँची और समन बेगम उन्हें देख कर हैरान रह गई। सीरत बेगम ने समन बेगम के पांव पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि बहन मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, मेरी औलाद मुझसे छिन गई, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिल गई है, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। समन बेगम का दिल पसीज गया। उन्होंने सीरत बेगम को उठाया और गले लगाया और कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इतनी ज़्यादतियाँ तुमने जिसके साथ की हैं तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए जाकर। सीरत बेगम फिर शहराम के घर गई जहाँ फरियाल बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजारी थी। सबको बहुत अच्छे से उसने संभाल रखा था। सीरत बेगम ने फरियाल के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि फरियाल बेटी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे किरदार पर दाग लगाया, तुम्हें जेल भिजवाया हम लोगों ने, पर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, तुम्हारी ताई हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी। फरियाल की आंखों में आंसू आ गए। इसने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया और अपनी ताईजान को गले लगाया कि मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया, अल्लाह आपके लिए बेहतरीन फ़ैसला करेगा। शहराम और फरियाल के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारा। इसे एहसास हो गया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ फरियाल ने ही इससे की थी। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने शहराम और फरियाल को तमाम खुशियाँ दी जिनका उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इस घर में अब कहकों की गूंज थी। दूसरी तरफ जरार और महक भी बैरून मुल्क चले गए थे और नई ज़िंदगी उन्होंने शुरू कर ली थी और बहुत खुश और मुतमईन थे। सीरत बेगम अब अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और पछतावे में गुजारी थी। वो अक्सर मसल्ले पर बैठ कर फरियाल के लिए दुआएं मांगती और सीरत बेगम ने अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और पछतावे में गुजारी थी और अक्सर मसल्ले पर बैठ कर फरियाल के लिए दुआ मांगती थी और जीनिया के लिए भी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करती थी। कुदरत का इंसाफ देखें, जो जीनिया दूसरों को सड़क पर लाना चाहती थी, अल्लाह ने इसका नामो निशान मिटा दिया। जिन्हें इसने जलील किया वो आज ऊंचे मुकाम पर हैं।
ड्रामा हद की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई चाहे जितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन ही से मिटना ही होता है और जीत हमेशा सच की होती है। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें कि दूसरों को का सुख छीनने के बजाय दूसरों का दुख बांटने वाले बने। उम्मीद करती हूँ आपको ड्रामा हद की ये कहानी और मेरा ये तज्ज़िया, मेरा ये अंदाज़ पसंद आया होगा। और इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि जो इंसान जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है, वो उसी के अंदर गिर जाता है। और ज़ीनिया ने और सीरत बेगम बड़ी अपने आप में चालाक बनती थी और सीरत बेगम कहती थी कि पूरे ख़ानदान में हम जैसी चालाक और टैलेंटेड ख़वातीन नहीं हैं जितनी हम चालाक और तेज़ हैं। हम जिस चीज़ पर हाथ रखती हैं हम वो हासिल कर लेती हैं। ज़ीनिया को इस बात का बड़ा गुरूर था कि मैं जिस चीज़ पर हाथ रखती हूँ मैं हासिल कर लेती हूँ, चालाक हूँ, बड़ी तेज़ हूँ। उसे इस बात पर बड़ा गुरूर था। उसे शहराम की मोहब्बत पे भी बड़ा गुरूर था और शहराम ने 2 मिनट में उसकी मोहब्बत को मिट्टी में रोल दिया। किस तरह उसने देखा कि ज़रार उससे शहराम शादी कर रहा है, वो गाड़ी उस आउट ऑफ कंट्रोल हुई उससे और वो एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। तो मेरे ख़्याल में उसके बाद जो है शहराम है और फ़रियाल है, उनकी ज़िंदगी बड़ी उनकी हैप्पी लाइफ गुजरेगी, हैप्पी एंडिंग होगी, हैप्पी लाइफ उनकी गुजरेगी। और बहुत जल्द शहराम और फ़रियाल जो है वो हनीमून पे जाएंगे। वहाँ उन्हें पता चल जाएगा, फ़रियाल की तबीयत ख़राब होगी और फ़रियाल जो है वो उम्मीद से हो जाएगी और बहुत ज़्यादा शहराम खुश होगा और निशात बेगम बहुत ज़्यादा खुश होंगी और शानज़े वो स्पेशली वो अपनी भाभी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होगी। वो फिर से ऑफ़िस ज्वाइन कर लेगी और ऑफ़िस जाना शुरू कर देगी और शहराम जो है वो फ़रियाल से कहेगा कि तुम्हें अब ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब घर को देखोगी और हमारे अपना ख्याल रखोगी, हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखोगी। इस तरह उनका हैप्पी एंडिंग उनकी हो जाएगी। और ज़ीनिया को देखें कुछ भी नहीं मिला, इन द एंड वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गई, राइटर ने उसको ही मार दिया। मेरे ख़्याल में मुझे जहाँ तक लगता था मैं यही वो करती थी कि ज़ीनिया जो है वो शायद मेंटल हॉस्पिटल चली जाएगी, उसको जब पता चलेगा शहराम फ़रियाल की शादी हो जाएगी। तो इन्होंने कुछ हट के वो उसको कर दिया कि मतलब कि हर ड्रामे में एंड यही होता है कि हीरोइन होती है और वो इन द एंड वो या तो मेंटल हॉस्पिटल चली जाती है या वो जेल चली जाती है। और इन्होंने कुछ थोड़ा सा एंड को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की और उसको ज़ीनिया को इन्होंने मार ही दिया। तो बहरहाल ये भी एंड अच्छा था। उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी थी। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसको सज़ा तो ज़रूर मिलती है। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।